अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 2018 के सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की मुबैना ख़रीदो फ़रोख्त की जो वीडियो सामने आई है, इसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन के एक करप्ट निज़ाम की सपोर्ट कर रही हैं। बलूचिस्तान में सेनेट के एक वोट की कीमत 50 से 70 करोड़ रुपए लग रही है। वोटों की खरीदो फरोख्त में सबसे ज़्यादा माल मौलाना फजलुर रहमान ने बनाया। आज कलर सैदा में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने यह वाज़े अल्फाज में कहा कि याद रखें, अगर सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। सीक्रेट वोटिंग के तहत हुकूमत को अपोजिशन से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़ है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ओपन बैलेट का मुआहदा कर चुकी हैं, लेकिन असल इशू ये है कि क्या इस मौजूदा सिस्टम के तहत इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। एक तरफ सियासी हलकों की जानिब से वीडियो स्कैंडल की टाइमिंग पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मेरे पास वीडियो अगर होती तो बहुत पहले इसे अदालत में ले जा चुका होता। अब मामला 40 करोड़ से निकलकर 80 करोड़ की ऑफर तक पहुंच गया है। एक तरफ वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान पर वोटों की खरीदो फरोख्त से पैसे बनाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वीडियो PTI के अपने अरकान की है। जो गंद इनका अपना है वो अपने मुंह पर मलें, दूसरों के मुंह पर ना मलें। एक तरफ वीडियो स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद मुबैना तौर पर पैसे वसूल करने वाले तमाम अफराद के किरदार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वीडियो में पैसे वसूल करने वाले PTI के साबिक MPA सरदार इदरीस कहते हैं कि वायरल वीडियो मुखालिफिन की साजिशों का नतीजा है। ये वीडियो एडिट की गई है, जबकि साबिक MPA अब उबैदुल्ला मायार ये कहते हैं कि रकम ज़रूर वसूल की है, लेकिन ये रकम सेनेट इलेक्शन के लिए नहीं थी, बल्कि हुकूमत ने रकम तमाम MPAs को तरक्याती कामों के लिए दी थी। उबैदुल्ला मायार के मुताबिक उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खट्टक ने रकम लेने की हिदायत की थी। 1 करोड़ रुपए की ये रकम स्पीकर हाउस में दी गई थी, जबकि वीडियो में नजर आने वाले पीपल्स पार्टी के साबिक MPA अली बाचा का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने किसी को पैसे दिए ही नहीं, वीडियो एडिट की गई है। एक तरफ वज़ीर आज़म सेनेट इलेक्शन में पैसे के अमल दखल को रोकना चाहते हैं नाजरीन, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि लोग पार्टी को वोट देते हैं या उसके मंशूर को, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ज़्यादा लोग लीडर की शख्सियत को वोट देते हैं। कायदे आज़म की शख्सियत से मुतासर होकर लोगों ने उन्हें वोट दिए थे, लेकिन उसूली तौर पर पार्टी और मंशूर दोनों को वोट मिलना चाहिए। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ ऐसी क्या चीज़ है, क्या बेहतरीन शख्सियत और खुश लिबासी पर लोगों ने वोट दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वोट पार्टी को दिया जाता है, ना कि इनफरादी उम्मीदवार को दिया जाता है, जिस पर फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंदिरा गांधी ने आइन तोड़ा तो लोगों ने उसे मुस्तरद कर दिया। लोग इंतखाबात में पूछते हैं कितने वादे पूरे किए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आइन बनाने वालों को सेनेट इलेक्शन का मालूम नहीं था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ओपन वोटिंग की फरोख्त आज है, पहले नहीं थी। 1973 में तो मालूम भी नहीं होगा कि लोग नोटों के बैग भर भर कर लाएंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जमहूरियत बरकरार रहती तो शायद सियासत में यूं पैसा ना चलता। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस की समाअत कर रहा है, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट के ही 5 रुकनी बेंच ने तरक्याती फंड से मुतालिक भी एक केस की समाअत की। अदालत ने पहली समाअत में वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी की तरफ से जमा करवाए गए खत को भी आज मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ सेक्रेटरी खजाना से फंड से मुतालिक वाज़ेह जवाब तलब किया है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स फराहम करेगी। सवाल ये भी अहम है कि क्या ओपन बैलेटिंग ना होने की वजह से अपोजिशन को ही रोना पड़ सकता है, जो बात आज प्राइम मिनिस्टर ने करी। सवाल ये भी अहम है कि सेनेट वीडियो स्कैंडल के मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। वालेकुम अस्सलाम जी शादी। इस सारी पॉलिटिक्स पर बात करने से पहले इस्लामाबाद में जो आज सारा मंजर हम सब ने देखा टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, उस पर मैं एक दो सवाल आपसे करना चाहती हूँ। बात यह है, डी चौक आज जिस तरीके से मैदान जंग बना रहा, PDM वालों को तो जलसे की इजाज़त भी ना मिले तो वहाँ पर जलसा हो जाता है और हुकूमत कुछ कर नहीं पाती, सिर्फ ये सोचकर कि हमें ताने दिए जाएंगे कि हम जमहूरियत का रास्ता रोक रहे हैं, हम एहतजाज करने का हक नहीं दे रहे हैं। तो आज जो सैलरीज के लिए, सैलरी स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एहतजाज कर रहे थे,
उन लोगों के साथ आप लोगों ने क्या किया? डंडे चलाए, शेलिंग की, लाठीचार्ज किया? ये क्या रवैया था आप लोगों का आज? देखें शादिया, बात यह है, देखें जमहूरियत के अंदर एहतजाज करना सबका हक है, राइट है, वो राइट हमने दिया भी है, लोगों ने इसको एक्सरसाइज भी किया है। और इससे पहले भी बेशुमार एहतजाज रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर होते हैं। लोग आते हैं, पुरअमन तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, चले जाते हैं। जहाँ तक रही बात सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से मुतालबा, वो कल कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया और इस मुतालबे को 25% इजाफा अभी जो अगले 4 माह बाकी हैं उसके अंदर भी शामिल कर लिया गया, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। दूसरा, इनका पे स्केल अपग्रेडेशन का मामला था, उसे भी मान लिया गया। इनका एडहॉक रिलीफ का मामला था, उसे भी मान लिया गया। अब मामला ये है कि एक होता है पुरअमन एहतजाज, एक होता है कि आप कहें कि हम कार्य सरकार को चलने देंगे, सेक्रेटेरिएट को ताले लगाएंगे। शेख साहब ने बात की कि भाई 16 ग्रेड की तो बात ही नहीं हुई थी, तो 22 ग्रेड की तो बात ही नहीं हुई थी, बात ही हुई थी 16 ग्रेड तक के लोगों की। एक मिनट देखें, ये जो मुलाजमीन हैं, ये तमाम मुलाजमीन, कोई क्लर्क है, कोई स्टेनोग्राफर है, कोई नायब कासिद है, दर्जा 1 से लेके दर्जा 4 के ज्यादा मुलाजमीन है, फिर उससे ऊपर मुलाजमीन है। मुझे आप ये बताएं, जो ये एहतजाज कर रहे थे आज लोग, इसमें कितने में आपको 22वें ग्रेड के सेक्रेटरी नजर आए, कितने आपको 20वें ग्रेड के ज्वाइंट सेक्रेटरी नजर आए, कितने 21वें ग्रेड के स्पेशल सेक्रेटरी आपको नजर आए? मामला ये है कि हम जो गरीब बोझ, जिनकी तनख्वाहें ऑलरेडी ज्यादा हैं, बोझ पड़ा है जो वो आम आदमी के 1 से लेके 15 स्केल तक के 16 स्केल तक के मुलाजमीन पे पड़ा, उनकी हमने तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। चले, इसके ऊपर भी बात हो सकती थी, 17 से 22 के ऊपर भी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें सुबह हम कार्य सरकार को चलने नहीं देंगे, हम रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे। इसका मतलब ये है कि कल को कोई भी उठेगा, 400-500 बंदा लेकर आएगा, वो कहेगा आज जो है मैं सेक्रेटेरिएट को तालाबंदी करूंगा, अपने मुतालबात मनवाने के लिए इसको करूंगा, जबकि मुतालबात मान लिए गए। एक आम नहीं माने इसके बावजूद ये एक आम आदमी जो एहतजाज के लिए आज निकला, इसका मुतालबा है कि 40% जो उनकी बेसिक सैलरी है उसके मुतालबा, उसको आप लोग इनहांस करें। आप लोगों ने सिर्फ 25% किया है। एक मिनट देखें, बात ये है शाजिया, मुझे बताएं, अच्छा अपने दिल से हाथ रख के ये बताएं कि मैं अगर आज किसी, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं आज किसी सरकारी इदारे में चला जाऊं ना, मैं कहूँ कि यार मेरे हल्के के लोगों का मेरे पे प्रेशर है, मुझे डेली वेज की नौकरी दे दें, डेली वेज की। मुझे पता 750 रुपया मिलता है डेली वेजर को। मुझे क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी वाले अगले 20 साल की एडवांस भर्तियां करके चल गए हैं, ये इस मुल्क का हशर नशर करके गए हैं। आप जिस इदारे को हाथ उठाएं उनके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। ये भी जो हुकूमत 25 से 30% मैनेज कर रही है, ये पैसा जो है वो हमारी को आमदन बढ़ गई है, तो फिर बिजली कलेक्शन बढ़ गई है। बड़ी अच्छी बात की, आमदन नहीं बढ़ी, तो फिर जब बिजली के बिल बढ़ाते हैं, बिजली के बिल आप लोग क्या सोचकर बढ़ाते हैं? ये काम बंदे की आमदन बढ़ी है। एक मिनट नहीं शाजिया, आप एक मिनट फिर गुजारिश करने। देखिए, हमने लोगों को एजुकेट भी करना है, ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ पर बैठ के कोई सेंसेशन तो नहीं फैलानी ना। आपका सवाल जायज है, लेकिन उसका जवाब देना भी मेरा हक है, उसको भी समझ लें। देखें, हमें कोई शौक नहीं है बिजली महंगी करने का, लेकिन शादिया ये भी एक सच है कि इस मुल्क के अंदर महंगे बिजली घर लगाए गए, 42% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर लगाए गए, डैम्स नहीं बनाए गए, डैम्स की तख्तियां लगती रही, काम नहीं शुरू हुए, वो इमरान खान ने शुरू किए। IPPs के साथ निगोशिएशन करना इमरान खान के हिस्से में आई। जो इस मुल्क के पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं वो रिटर्न डॉलर्स में ले रहे थे, उनको रुपए में इमरान खान वापस लेकर आ रहा है। 650 अरब रुपए की आपको कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, वो इमरान खान कर रहा है। ट्रांसमिशन का निजाम नहीं है, वो इमरान खान कर रहा है। तो हमने इनको कहा था कि आप 50,000 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट्स करके चले जाइए, ये सच है, रियलिटी है। इस मुल्क को 28,000 मेगावाट की बिजली की जरूरत है। सालों में आटा स्कैंडल आया, चीनी स्कैंडल आया। चले आपको एक में बिजली को एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं सब कुछ पिछली हुकूमतों पर डाल के इतनी आसानी से बरी जमा नहीं हो सकते। मैं नहीं पिछली हुकूमतों पे नहीं डाल रहा, प्लीज सुन लें जी। देखें, आपके जो डिसीजंस होते हैं, मैं इसमें कोई आपसे एग्जैजरेशन नहीं करूंगा। जहां पर हमारी कोताही होगी मैं उसमें खुले दिल से तस्लीम कर लूंगा, खुले दिल से कर लूंगा, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने दें। देखें, जब आप बिजली के हवाले से फैसला साजी करते हैं तो अल्टीमेटली आप अपने 25-30 साल को सामने रखते हैं। अगर हमारे नहीं, आप पे IMF का प्रेशर होता है, ग्रो करती माने ये कौम को बताएं कि जो सस्पेंडेड प्रोग्राम था ना उसको बहाल करवाना है। मैं आपको बताता हूँ, IMF पे भी आता हूँ, वो टोटल डिफरेंट बॉल गेम है। मुझे इसको एक्सप्लेन कर लें, मैं उसका आपको एक जुमले में जवाब दे जाऊंगा। मेरी सिर्फ गुजारिश सुन लें कि जब बिजली के 50,000 मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट्स ये करके चले गए हैं, जो किकबैक्स कमीशन इन्होंने खाई हैं,
ये कितना बड़ा जुल्म करके गए, उसकी कीमत आज आम आदमी को अदा करना पड़ी। हमारा दिल नहीं करता हम बिजली के बिल बढ़ाएं। आम आदमी अगले इलेक्शन में आम आदमी ने वोट इस बात पे नहीं देना कि पिछली हुकूमतें क्या करके गई हैं, उन्होंने इस बात पे वोट मिलने कि आप लोगों ने उनके लिए क्या किया। शादिया वो एक डिफरेंट डिबेट है, वोट कैसे लेना है, कैसे मिलता है, उस पर भी बात हो सकती है। मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये बिजली हम महंगी नहीं कर रहे, ये हमारे ऊपर वो बोझ है। हम अवाम के ऊपर 72% यूजर्स के ऊपर हमने वो बोझ ट्रांसफर नहीं किया। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाला आम आदमी 72% है। 72% फिर मैं आपको कहूंगा टोटल बिजली के यूजर का, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं डाला गया। बोझ पड़ा है मिडिल क्लास के ऊपर, बोझ पड़ा है, हमें उसका एहसास भी है, लेकिन उसके लिए हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। पीडीएम इजाजत के बगैर जलसे करे, एहतजाज करे, आप लोगों की जुर्रत नहीं होती किसी को कुछ कह जाए, एक लाठी भी आप लोग चला जाएं, क्योंकि उधर से धमकियां आती हैं। एक आम आदमी पर आप लोगों के लिए डंडा चलाना, शेलिंग करना बड़ा आसान है। आप मुझे बताएं पीडीएम के कितने जलसों की इजाजत आप हुकूमत ने नहीं दी और उन्होंने जलसे किए और आप लोगों ने कितने डंडे चलाए? देखें एक मिनट, अगर मेरे से आप ऐसे सियासी वर्कर के तौर पे पूछेंगी, आम कारकुन के तौर पे पूछेंगी, तो मैं तो किसी सूरत भी जो है वो चाहूंगा कि ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक रही बात, फिर मैं ये भी चाहूंगा कि मुजाहरे हमने भी बहुत किए हैं, करते भी हैं। आपकी बात जब पुरअमन तरीके से है तो फिर तालाबंदियों की तरफ और बीच में कुछ ऐसे शरपसंद अनासर जो घुस जाते हैं, जो पूरी मूवमेंट को हाईजैक करते हैं, पुरअमन मूवमेंट को पुरतशद्दुद में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर इस किस्म का नतीजा सामने आता है। लेकिन यकीनन इसके ऊपर भी काबू पा लिया जाएगा। आज रात तक ये मुज़ाकरात भी कामयाब होंगे और मैं समझता हूँ कि जो मुलाजमीन को जो रिलीफ मिलना है वो रिलीफ भी उनको फराहम कर दिया जाएगा। अच्छा, तरक्याती फंड्स पर भी आज समाअत हुई। तरक्याती फंड में आप लोगों को पता ना, आपके लीडर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, उनका एक ख़ास मौक़िफ़ रहा है कि करप्शन यहीं से शुरू होती है। जब आप तरक्याती फंड्स देते हैं, पैसे देने, आप निचली सतह पर पैसे दें, यहीं से करप्शन का आगाज़ होता है। तरक्याती फंड्स की मुखालिफत करने वाले आज तरक्याती फंड्स देने की बातें कर रहे हैं। देखें बात यह है, इसको भी जरा समझ लें। पहली बात आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालते साथ अपने सवाबदीदी फंड्स को ख़त्म कर दिया। इमरान खान ने अपने सीक्रेट फंड्स को ख़त्म किया, कोई डिस्क्रिशनरी फंड्स नहीं है। माजी में ये होता था कि MNA को, MPs को वजीर आजम साहब अपने सवाबदीदी फंड्स में जो अरबों रुपए पे होता था उससे खुसूसी ग्रांट्स देते थे कि जाएं जाकर तरक्याती काम करवा ले। आज खुसूसी ग्रांट्स नहीं दी जा रही। और दूसरी बात यह है कि जो ये फंड्स के हवाले से बात हो रही है, ये फंड्स किसी MNA MPA की जेब में नहीं जाता। ये तमाम तरक्याती सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमने UN के साथ साइन किए हुए हैं। इसी नेशनल असम्बली ने 2016 के अंदर SDGs की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि पायदार तरक्की के अहदाफ हैं 2030 के, उसके ऊपर करारदाद पास की हुई है, जिसके तहत आपने लोगों को साफ पानी देना है, लोगों को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, तालीम देनी है, सेहत देनी है, ताकि आपका सोशल इंडेक्स के अंदर दुनिया में हमारा 150वां नंबर है। हमने SDGs के अंदर हमारा 130वां नंबर है। पहले नहीं था, ये हमारा पार्टी वाले तरक्याती फंड देते थे या नॉन लीग वाले तरक्याती फंड देते थे? एक मिनट, फर्क था, तरीकेकार का फर्क था। वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, साफ नहीं था, शफाफ नहीं था। यहाँ पर पैसा डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज बनी हुई हैं जिसमें तमाम मुतलका इदारे मौजूद होते हैं। टाइमिंग देखें ना, सेनेट इलेक्शन से पहले तरक्याती फंड्स का ऐलान कर रहा है, टाइमिंग चेक करें ना। सुन लेना, एक मिनट, 1 रुपया फंड नहीं मिला किसी को। सुन ले, इस दौरान जो 50 करोड़ रुपए का हवाला दिया जा रहा है वो भी रॉन्ग है। कोई 50 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जो बजटेड फंड है वो तमाम जिलों के अंदर जाता है और लोगों को फैसिलिटीज देने के लिए पैसा खर्च हो रहा है। अगर लोगों को फैसिलिटीज देना, सहूलियात देना, जो पाकिस्तान का आइन कहता है कि बुनियादी सहूलियात फराहम रियासत की जिम्मेदारी है, अगर वो देना जुर्म है तो वो जुर्म फिर हम करते रहेंगे, उसके गुनहगार हम हैं, उसकी आप हमें जो सजा तो ये जो सैलरीज के लिए आज एहतजाज कर रहे हैं, ये भी जुर्म कर रहे थे जो डंडे आप लोगों ने चलाए। इसका मतलब वो जुर्म कर रहे थे जो आज डंडे चलाए। खैर, अपनी बातों में तजाद पैदा कर रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं उस पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा, कल से जो वीडियो सामने आई, मैं अब चाहता हूं, कल से जो वीडियो सामने आई, सेनेट के ऊपर बात, मैं वही बात करने लगी। सेनेट, ये जो अब एक वीडियो सामने आ गई, बड़ी हलचल सी मच गई है। अब जो इल्ज़ामात लग रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब पर भी, खटक साहब, परवेज़ खटक साहब पर भी, फिर उसको भी हुकूमत को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए।
देखें, बात यह है कि असद कैसर या परवेज खटक के ऊपर इल्जाम कौन लोग लगा रहे हैं? वो लोग लगा रहे हैं, उनकी हैसियत क्या रह गई जो सर पे कुरान उठा रहे थे, उनकी वीडियोस में तस्वीरें सामने आ गई। और सबसे बड़ी इस बात का जवाब यह है कि पीपल्स पार्टी का अपना मौजूदा पार्लिमानी लीडर केपीके का अली बाचा वो पैसे बांट रहा है वहां पर बैठ के। और उससे बड़ी बात यह, पीपल्स पार्टी के 7 MPs से बैरामन तंगी 16 वोट लेते हैं। उबैदुल्लाह ने ये भी कहा कि स्पीकर हाउस में दिए जा रहे हैं पैसे। एक मिनट शाजिया, एक मिनट मैं आता हूं, उस पर आऊंगा, पूरा जवाब दूंगा। पीपल्स पार्टी के 7 वोट थे, बैरामन तंगी 16 वोट लेके सेनेटर बन जाते हैं, रुबीना खालिद को 41 वोट पड़ जाते हैं। बिल्कुल पीपल्स पार्टी के एक और सेनेटर हैं, उनको 13 वोट मिलते हैं। एक मुतालबा, एक मिनट, हम अपना वजीर कानून निकाल देते हैं वीडियो सामने आने पे। पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर निकाले ना, अगर वो बेनिफिशियरी नहीं है, मेरा सवाल, अगर उन्होंने वोट नहीं खरीदे, चौधरी सरवर जिस तरीके से सेनेटर बने, फिर उसको भी इन्वेस्टिगेट करवाएं। देखें, एक मिनट, मैंने इन निटी-ग्रिटीज में नहीं जाना कैसे बना। अगर चौधरी सरवर बने, एक मिनट, हमने 20 लोग निकाले, जुर्रत करती निकाल लेती, पीपल्स पार्टी जुर्रत करती निकाल लेती। इन्होंने अपने 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि ये करप्ट निजाम के बेनिफिशियरीज हैं, ये पैसा चलाते हैं, लेकिन जिस तरीके से बने वो तो आपको भी पता है ना। आज उन 2 सेनेटर्स का कह रहे हैं ना। एक मिनट, ये छांगा मांगा की सियासत करते हैं। कहां चौधरी सरवर, कहां बैरामन तंगी? चौधरी सरवर जिस तरह जीते हैं, आप भी उनकी शख्सियत से वाकिफ हैं। बिल्कुल चौधरी सरवर साहब, लेकिन आपको भी पता है कैसे जीते। जाती ताल्लुकात भी बड़े हैं, एक मिनट, उनके जाती ताल्लुकात भी बड़े हैं, इज्जत एहतराम भी उनका है। वो हर एक शख्सियत का कद का बड़ा फर्क होता है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उसको समझें। क्या इस निजाम को ठीक करना है कि नहीं करना है? हमने सही बातें करनी है। पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देने की रोल है शाजिया, एक मिनट, बात है पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देने की। मैं आपसे जो आज बात करना चाहता हूँ ना, उसको आप भी एग्री करेंगे मेरे साथ। देखें, हम सतहों पे ना जाएं किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। अगर जड़ से इसको ठीक नहीं करेंगे, आप ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से खतरा किसको है, ये बताएं मुझे। क्यों खौफजदा हैं? क्यों इनकी करप्शन रुक जाएगी? तो आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ माजी में हो चुका है। हम इस वजह से खौफजदा नहीं है। हमें 2-4 सेनेटर की ज्यादा कम होने से फर्क नहीं पड़ता। कौम नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, कौम की अखलाकियात हैं, आप समझें। अभी आप लोगों के हाथ बंधे हैं ना, कौम जंग कोई लड़ती है, नहीं कर सकते, कोई तरमीम नहीं ला सकते, फिर आप कैसे वो छोड़े ना। एक मिनट, वो एक अलग पहलू है। कानून साजी भी होगी इंशाल्लाह, और हमारा मैंडेट भी आपके सामने नजर आएगा। मैं आपको जो असूली बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी पिक्चर पेश कर रहा हूँ कि हम करप्शन के खिलाफ जो है वो जिहाद करना है, इसका रास्ता रोकना है। ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के अलावा इसका कोई हल नहीं है। ये शर्म की बात है कि ये पीपल्स पार्टी नून लीग वोट खरीदती है। सुन लेना कि ऑपोजिशन रोएगी अगर सीक्रेट बैलेट जो है ना वो हुआ, तो रोती है तो रोने दे। आप लोगों को काहे की फिक्र हो रही है? रोने दें उनको, आप तो वैसे रुलाना चाहते हैं उनको। देखें, बात ये है, वो तो वजीर आज़म साहब ने कहा, वो तो पिछले 2.5 साल से जो है वो रोते हुए आ रहे हैं। कभी नैब कवानीन के ऊपर रोते हैं, कभी इस पे रोते हैं। ये COD में खुद से इन्होंने साइन किया हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज अरबों रुपया लगा के आएगा, बलोचिस्तान में आज 40 से 50 करोड़ रुपए एक वोट की कीमत हो चुकी है, वो कल को अवाम को आके लूटेगा। शाजिया, इसकी कीमत आपको और हमें अदा करनी पड़ती है, आम आवाम को आगे अदा करनी पड़ती है। इसी वजह से तो बिजली के महंगे प्रोजेक्ट्स लगते हैं, लेकिन इसी वजह से तो किकबैक्स लेते हैं ये लोग। कर दी ना, आप अपनी टाइमिंग्स भी तो चेक करें। कहां देर कर दी? हमने 1 महीना पहले आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, 2.5 साल गुजार दिए आप लोगों ने। गलत है। हम 26 अक्टूबर 2020 की ये पार्लियामेंट के एजेंडे में ये टेबल हुई है, आपको मैं पूरा एजेंडा भेज दूंगा। इन्होंने उस तरफ आने नहीं दी चीज को। इन्होंने कहा कि वान कानून साजी का वान को पहलवान साजी का वान बना दें। से पहले ऑपोजिशन के साथ बैठा जाता है। ओ छोड़े जी, कहां बैठना है? एक मिनट, इस ये बात ना करें ना, छोड़े जी। एक मिनट सुन लेना, एक मिनट। इस ऑपोजिशन का हाल ये है कि इसी आइन में लिखा हुआ था ना, 2 बार से ज्यादा वजीर आजम नहीं बन सकते। 10 साल जो जिम्दा वजीर आजम गुजार ले, इसी अवान से पीपल्स पार्टी नून लीग ने मुकमका किया नवाज शरीफ के लिए तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार की। ठीक है, जहां इनका जाती मफाद होता है मुकमका हो जाता है, रातों रात तरमीम हो जाती है। जहां कौमी मफाद की बात आती है, इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने की बात आती है, करप्शन रोकने की बात आती है, अवाम की बात आती है,
ये कहते हैं मुझे एनआरओ दिखाओ मेरा मूड बने, ये इनका असल मसला है। और वो कहते हैं कि हम जिस चीज पर इनके पास बैठते हैं, ये 10 मिनट बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जी हमें एनआरओ चाहिए, एनआरओ चाहिए। आप लोग भी तो बदनाम करना शुरू हो जाते हैं। देखा, यही तो आप लोगों का रवैया। कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑपोजिशन आप लोगों के साथ बैठे? अपने रवैये भी ठीक करने की जरूरत है आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। मनी सेक्रेटरी बराए रेलवे फारूक हबीब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने, वापस आते हैं वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, कल की वीडियो के बाद जो हंगामा एक बरपा हुआ है, ये कोई नई बातें नहीं थी, बातें पहले हो रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वाजे हो गई हैं चीजें, खुलकर सामने आ गई हैं चीजें, लोग खुलकर सामने आ गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि किस तरह पैसों की मंडी लगती है, किस तरह लोगों के जमीर खरीदे जाते हैं, लोग अपने जमीर बेचते हैं, किस तरह पैसा चलता है। ये अब बात आप नहीं समझते कि अब बहस ये नहीं होनी चाहिए कि माजी में क्या हो गया, अब होना ये चाहिए कि हमने आने वाला जो हमारा वक्त है, आने वाले जो इलेक्शंस हैं, मुस्तकबिल के लिए इसका रास्ता रोकना है, पैसे का रास्ता रोकना है, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकना है। तो सर आपको तो वेलकम करना चाहिए, स्पेशली कल की वीडियो आने के बाद ऑपोजिशन को वेलकम करना चाहिए जो हुकूमत करना चाह रही है। जी शाजिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आप ये ठीक कह रही हैं कि हमें माजी की तरफ देखने की बजाय आगे देखना है और ये देखना है कि ऐसी लानत को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसका एक तरीका है और उसका तरीका यही है कि आप इकट्ठे बैठते हैं, जैसे सेनेट के अंदर या नेशनल असेंबली के अंदर पहले होता है। आपने देखा कि अभी तकरीबन 30 से ज़्यादा अमेंडमेंट आइन की हो चुकी हैं। 18वीं तरमीम के अंदर तकरीबन 95 आर्टिकल्स बदले और बैठ के पता नहीं 75 सिटिंग्स हुई और बैठ के थारोली उसके ऊपर डिस्कशन हुई ना। अभी ये तो नहीं हो सकता कि आप वन साइडेड एक अमेंडमेंट करके ले आएँ और कहें कि ओके जो वोट डालेगा वो तो ओपन होगा और चेयरमैन का जो है वो सीक्रेट होगा और इसके बाद बिल ले आएंगे और कमेटी से उसको बुलडोज करके ले आएंगे। सर ये तो बैठ के बात हो सकती है ना, सर ये तो बैठ के बातें हो सकती है ना कि आप ये बिल लेके आ रहे हैं, इसमें आप ये भी चीज ऐड कर दें, फिर आप चेयरमैन सेनेट का जो है आप उसको भी ओपन रखें, उस इलेक्शन को भी ओपन रखें आप, ये तो बात हो सकती है ना। जी जी बिल्कुल, जी जी बात हो सकती है। और दूसरा देखें आप शाजिया, जब आप किसी का कोई मसला हल करना हो ना तो गुफ्तगू से करते हैं और उसमें नरमी हुकूमत की तरफ से आती है, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ये फैदर उनकी कैप में हो कि उनके होते हुए ये अच्छी अमेंडमेंटें आइन माई या कोई अच्छे इक़दामात हुए, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे होके भी अपोजिशन को कन्विंस करते हैं और साथ ले आते हैं। यू सी ऑन वन हैंड ये बिल लेके आए और उस पर तकर्री की कमेटी से उसको बुलडोज कराया और फिर आप मुंह पे थूकते हैं, साथ कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं और फिर कहते हैं इस बिल पे साइन करो, नहीं करोगे तो यू सी ये एक खास गेम का एक हिस्सा है। यानी आपने पहले वो एक रेफरेंस दिया कोर्स सुप्रीम कोर्ट में, फिर आप एक ऑर्डिनेंस ले आए, फिर आपको उसको रीइंफोर्स करने के लिए कि ये कितना जरूरी है आपने ये किया, तो लोगों की इंटेलिजेंस की इंसल्ट तो ना करे ना। मतलब है कौन है जो गद्दारे वतन जो ये नहीं चाहेगा कि मुल्क के अंदर क्लीन एटमॉस्फेयर हो और ये जो भेड़ बकरियों की तरह हमारी सेल लगती है ये खत्म हो जाए। लेकिन इसको करने का तरीका है ना, आप बात करते करते आप ये कहते हैं नहीं हम बैठते हैं बात करने को तैयार हैं लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अभी ये बात एनआरओ देने की बात जो है ये सुपरफ्लुअस है। देखो मैं आज भी किसी वो टीवी पे पीटीवी पे बात कर रहा था कि कोई आदमी किसी से साइकिल मांगने गया, उसको जरूरत थी, तो वो उसको कहता है यार आपके पास अगर साइकिल है तो मुझे दो, मैंने थोड़ा काम। तो उसने कहा मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर होती भी ना मेरे पास तो तुम जैसे कमीने को मैंने नहीं देनी थी। उस पर लड़ाई होनी शुरू होगी। तो जब लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा यार क्या हुआ, साइकिल किधर है? उन्होंने कहा साइकिल माइकल कोई नहीं है, ये बदजबानी की वजह से ये हो रहा है। आप जो चीज आपसे कोई मांग नहीं रहा जिसकी आपके पास को
तो मेरा मतलब है कि खुदा के वास्ते मैं ये इमरान खान साहब को भी अपील करूंगा, देखें हमें मुल्क अजीज है, हमारी पार्टियां जरूर हैं, हमारी पार्टियों के साथ अपनी अपनी वाबस्तगी है, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा वाबस्तगी अपने मुल्क से है। हम मुश्किल सिचुएशन में, आज देखिए सड़कों पे क्या हुआ। मैं आज गया हुआ था कामरा, हमारी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस प्रोडक्शन की, वहां बखुदा मैं वापसी पे आया तो आई गॉट स्टक। अभी मतलब है आप ओल्ड एज के अंदर, आप गाड़ी के अंदर 2-3 घंटे में बड़ी मुश्किल से वो अंदर से मोटरवे के वो पत्थर हटा के रॉन्ग साइड से बाहर निकल के किसी तरीके से मुझे रिकवर किया गया वहां से, तो मैं अभी घर पहुंचा, दिन का वो उधर गया हुआ। तो आप देखें कि आपकी डॉलर की वैल्यू जो है वो 60% बढ़ी है, आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 100% बढ़ गई है। तो तनख्वाहों में भी ना इजाफा हुआ, ना पेंशनों में इजाफा हुआ, डिफेंस का बजट आपने फ्रीज कर दिया। तो आपको कोई ना कोई तो तरीका निकालना है। ये लोग जिंदा नहीं रह सकते। आप लोग बिजली के महंगे मुआहदे करके गए हैं, वो तो सारी चीजें ऑपोजिशन पर हुकूमत डालती है। शाजिया देखिए शाजिया, बात यह है कि अगर माजी में हुकूमतें कुछ खराबी करके गई हैं तो दैट इज वाई वोट आपको मिला है, आप आ गए हैं, आप उनको कुछ तो रिस्पाइट देने की बात करें ना। हम तो ये नहीं समझते कि ये माजी की वजह से है, हमने तो ये जो डॉलर को इन्होंने खोला, ये इन्फ्लेशन जो हुई, ये इनकी वीक गवर्नेंस की वजह से। सर वापस आते हैं सेनेट इलेक्शंस की तरफ, जिसकी जो आप लोग साथ देने को तैयार नहीं है, आईनी तरमीम हो नहीं सकती। अब जाहिर है इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मुस्तरद कर देती है तो सदारती ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, फिर जाहिर है वही सीक्रेट बैलेटिंग होगी। तो इस वीडियो के आने के बाद फिर तो और ज्यादा ये बात पक्की हो गई, और ज्यादा श्योरिटी से हम कह सकते हैं कि पैसा तो चलेगा और जरूर चलेगा, और जो पैसा खर्च करके सेनेटर बनेगा वो एक आम आदमी के लिए, आम आदमी की कानून साजी के बारे में सर क्या सोचेगा? या दुख की बात है ये, इट इज ए शेम फॉर ऑल ऑफ अस कि हम एक ऐसे मुआशरे में पहुंच गए हैं जहां ज़मीर जो है पैसों से बिकते हैं। आप ये देखें, पैसे देने वाले भी तहरीक इंसाफ के, लेने वाले भी उनके, घर भी उनके स्पीकर का, डायरेक्शंस भी उनकी। सर, तो अभी तक तो नहीं हुई चीज कि देने वाले भी तहरीक इंसाफ के, वहां पे पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली बाचा भी बैठे हुए थे, ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ। देखे ना, जो भी इन्वॉल्व हुए, मैं समझता हूं कि अगर वो तहरीक इंसाफ तो दे विल डिसओन हिम, अगर वो नून का है तो नून शुड डिसओन देम, और फिर दे शुड बी टेकन को कैफरे किरदार तक इनको लेके जाना चाहिए। आपको एक चीजें सामने आ गई हैं, फिर जो पैसे के बलबूते पे सेनेटर बने फिर तो एक्शन उनके खिलाफ, फिर तो उनको भी सेनेटरशिप पे रहने का कोई वो हक नहीं बनता ना, फिर तो उनको भी इंक्वायरी उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल। देखें, हमारे इस मौजूदा निज़ाम में हम शोर बड़ा करते हैं, लेकिन हमारा सही तरीके से इंसाफ नहीं हो पाता। एहतसाब का निज़ाम जो है फॉल्टी है, सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है, इसलिए टोटल इंसाफ के निज़ाम की धज्जियाँ उड़ गई हैं। बाखुदा मैं तो कहता हूँ कोई एक सिंसियर डिक्टेटर भी अगर हो ना, कोई ऑनेस्ट किस्म का, जो खड़ा हो के तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करे। हमारे सिस्टम के अंदर इतनी बाइट होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर कि आपके अदल के निज़ाम के अंदर बंदा बच के ना जाए। देखिए, अमेरिका के अंदर सदर को उन्होंने हलफ किया हुआ है कि जी आपने यही किया वो किया। आपका अगर ये निज़ाम ये अगर नहीं चलेगा, आप देखिए दूसरे दिन रेजिग्नेशन मांगे उन लोगों से जिनका ये सबूत मिलता है कि आप तो सिटिंग सेनेटर हैं और आपका मुतल्लिक तो ये बताया गया और ये हुआ, उसका एक बोर्ड बने और फौरी तौर पे पता चले ताकि कल तक लोग ऐसे ना करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग पैसे लेके ये सौदे करते हैं, जो कि बहुत काबिल अफसोस है, और आई थिंक इस सिस्टम को हमें ठीक करना होगा। सर, 2015 में आप लोग भी ये करना चाहते थे, इस पर उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इजलास भी बुलाया था, उस वक्त तहरीक इंसाफ इमरान खान तायद कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, भाई होनी चाहिए ओपन बैलेटिंग। सर, फिर अचानक क्या हुआ? किसने आपको सपोर्ट नहीं किया? किसने हाथ बांध दिए कि ये आईनी तरमीम ना करें? क्या हुआ था उस वक्त? देखें, बिल्कुल हमारी जमात इस फेवर में है कि ये जो पैसों का लेन देन है, ये इस लानत से हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए। सर, उस वक्त क्या हुआ था जब तरमीम करना चाहते थे? मैं ये पूछ रही हूँ, उस वक्त क्या हुआ था 2015 में? I really don't know. I really don't know कि उस 15 के क्या हुआ था। ये आपको कोई उस वक़्त का वो बता सकता है, लेकिन जहां भी कोताही हुई है वो गलत हुई है।
अगर हमें बैठ के तो हम ये कहते हैं, अगर देखें अगर हम वो कर देते तो ये चेयरमैन सेनेट ना बन सकते संजानी साहब। सर जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दें। बलूचिस्तान के अंदर हमारी जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दें। आप लोग ये जो एहतजाज हो रहा है सरकारी मुलाजिमीन का, इसको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। देखिए असूलन तो हम ये कहते हैं कि तोड़ फोड़ और ये करना तो ठीक नहीं है, लेकिन हम इन फॉर श्योर सपोर्ट कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर सियासी जमातें इसमें पड़ जाएंगी तो इसका नुकसान सरकारी मुलाजिमीन को होगा, तो आप लोग ना पढ़ें इसमें, ना नुकसान करें और सरकारी मुलाजिमीन का। देखिए अपोजिशन के ये इलेक्टेड लोग हैं, उनके रोल में शामिल है कि अगर जो भी पिसा हुआ तबका है उनके हकूक दिलाने के लिए आप उनके साथ हमदर्दी करें और उनके साथ खड़े हों। और ये सब जमातों के लीडरों को, मैं अभी शाहिद खान अब्बासी साहब को सुन रहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुन रहा था, सारी हमारी जमात की लीडरशिप भी ये कह रही है कि ये हम जो इनके मुतालबात हैं वो जायज़ है और इनका प्रोटेस्ट जायज़ है। आप ये देखें कि इवन ऑफिसर्स जो कि कल तक सेक्रेटरी बनने हैं वो भी कह रहे हैं बिकॉज उनका जीना आराम हो गया है। देखिए शाजिया, ऑनेस्ट टू गॉड मैं कहता हूं कि मेरा बिल भी जब गैस का आता है तो मैं सोचता हूं कि अच्छा ये अभी इस दफा कितना, ये 40,000 के दर से आ गया है, और मैं पूरी कंजूसी करता हूं, घर के अंदर लाइटें ऑफ करते रहते हैं, आप भी ऐसे करती रहती होंगी। अगर हमारा जीना मुहाल हो गया है तो व्हाट अबाउट दीज जो सैलरी के लोग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम के साथ। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साफ़ी साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। ज़रा इस्लामाबाद का मंजर तो हमें बता दें। सारा दिन ट्रैफिक जैम रही वहाँ पर और लोगों का बुरा हाल हो गया जो वहाँ पर आज सारा दिन होता रहा। अफसोस नहीं होना चाहिए था। अभी मैं फ़ारूक हबीब साहब से पूछ रही थी, पीडीएम जब इजाज़त के बगैर जलसे कर देती है तो जुर्रत नहीं होती कि एक डंडा भी उठा लिया जाए, क्योंकि उधर से धमकियाँ आती हैं। एक आम आदमी पर डंडा चलाना भी आसान है और आंसू गैस की शेलिंग करना भी आसान है। ज़रा बता सकते हैं कि हुकूमत का जो रवैया था, कैसे आप इसको देखते हैं? शाजिया, मैं कई सालों से इस्लामाबाद में ये सहाफ़त की मज़दूरी कर रहा हूँ और इस दौरान कई धरने भी देखे और कई जुलूस भी देखे, कई मुज़ाहरे भी देखे, लेकिन मैंने इतनी आंसू गैस शेलिंग मेरे ख़्याल में कभी नहीं देखी थी कि जितनी आज इन सरकारी मुलाजिमीन जिनमें ख़वातीन भी है उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। और पूरा ये एरिया वो आज सारा दिन मैदान कारज़ार बना रहा। और पता नहीं, मुझे तो ख़ुद हैरत हुई कि इतने गैस के शेल्स और ये कहाँ से, शायद सारा स्टॉक उन गरीबों के ख़िलाफ़ और उन बेचारों के ख़िलाफ़ और जो अपना हक़ मांगते हैं उनके ख़िलाफ़ ख़त्म किया गया। और ऐसी एक हुकूमत ने कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, जिन्होंने यहाँ पे आके एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई माह तक वो यहाँ पे बैठे रहे और उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया। उन्होंने बिजली के बिल जलाए, उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला करवाया, उन्होंने पीटीवी पे हमला करवाया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ उन 126 दिनों में रियासत की और हुकूमत की ऐसी ताकत इस्तेमाल नहीं हुई थी जो इन बेचारों के ख़िलाफ़ आज एक दिन में इस्तेमाल हुई। हालांकि उन्होंने ना पार्लियामेंट पे हमला किया था, हालांकि उन्होंने ना पीटीवी पे हमला किया, उन्होंने न सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था। सिर्फ ये है कि हमारा पे स्केल बढ़ा दे। कि उनके दिल जले हुए थे और वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें इस काबिल बना दे कि हम अपने बिजली के और गैस के बिल की अदायगी के काबिल हो सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल हुकूमत का जो आज का रवैया था, बिल्कुल कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना ही हुकूमत का कोई नुमाइंदा आवाम के सामने इसको जस्टिफाई कर सकता है। अब ज़रा आते हैं सेनेट इलेक्शंस पर, जो कल से वीडियो पर जो एक फिर बहस हो रही है, टाइमिंग पर बहस हो रही है। आज वज़ीर आज़म ने बात कर दी कि अगर ओपन बैलेटिंग ना हुई तो ये ऑपोजिशन ही रोएगी। अब मसला क्या है साफ़ी साहब? अब हमें आगे की तरफ बढ़ना है या पीछे की चीज़ों की तरफ देखना है? आपको नहीं लगता कि कल के बाद तो अब चीज़ें बड़ी खुलकर वाज़े हो गई ना, सब कुछ खुलकर सामने आ गया है? ऑपोजिशन को अभी भी वक्त है, आप नहीं समझते कि ओपन बैलेटिंग का साथ देना चाहिए? मेरे लिए शाजिया उसमें कोई भी खबर नहीं थी। 2018 में मार्च में
ये मेरे कॉलम रिकॉर्ड पे हैं। मैंने इलेक्शन से पहले भी लिखा था कि ये कुछ होने जा रहा है, और इलेक्शन के बाद भी मैंने लिखा था। पीपल्स पार्टी की ख़रीदारी का मामला भी और पीटीआई की ख़रीदारी का भी मैंने लिखा था उस वक़्त। और ये बात जो मायार साहब कर रहे हैं, ये सारी तफसीलात उस वक़्त मैंने कॉलम में रख दी थी कि किस तरह ख़ुद पीटीआई ने भी खरबपतियों को वोट दिए हैं और किस तरह पीटीआई की तरफ से भी अपने उम्मीदवारों को अपने एमपीएस को पैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी हैरानगी की बात लगती है कि हुकूमत के अपने लोग हैं, उन्होंने ज़ाहिर अपनों को ही वोट देना है, अपने ही लोगों को पैसे देने का क्या जवाज़ है? और फिर सिर्फ 20 लोगों को जिनके नाम सामने आए। नहीं, ये सिर्फ 20 लोग नहीं थे। देखिए, हुआ यूं कि शुरू में इन दोनों पार्टियों की जो क़यादत और लेन देन करने वाले थे उनकी मीटिंग्स भी हुई, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के। और आपको याद होगा कि उस वक़्त ये एक पेज पे थे। इन दोनों ने मिल के बलूचिस्तान हुकूमत गिराई थी और इन दोनों ने एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ बलूचिस्तान में ये ख़रीद फ़रोख्त की थी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई उस अमल में शामिल थी। और फिर उसके बाद भी ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, यानी ये जो पैसों के ज़ोर पे जो लोग यहाँ पे आए, ठीक है, वो लोग इमरान खान साहब के उम्मीदवार सादिक संजरानी साहब के लिए इस्तेमाल हुए। और जो पीपल्स पार्टी जो पीटीआई के ये जो सेनेटर्स आए थे, उन्होंने अपने लोग उसी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सलीम मांडीवाला को वोट दिया, जिस पीपल्स पार्टी पे उन्होंने अपने मेंबरान की खरीदारी का इल्ज़ाम लगाया। तो फिर ये जो वज़ीर कानून को निकाला है, तो फिर अगर ये सब चीज़ें पहले से पता थी, ये खुद ही सब लोग कर रहे थे, तो फिर वज़ीर कानून रखने का जवाज़ तो नहीं बनता था। फिर ये जो कल एक्शन लिया उनके खिलाफ कि आप इस्तीफ़ा दे दें और उन्होंने दे दिया, फिर ये क्या रवैया है? अगर आपको सब कुछ पहले से ही पता था, आपने बेवकूफ़ बना के रखा। कुछ भी नहीं है शाजिया, रवैया और कुछ भी नहीं थे। मेरी बदकिस्मती यही थी कि उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के सूरत हाल, मसलन सिर्फ ये एक मामला नहीं है, ये झूठ मशहूर किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों से 2 लाख बच्चे वो प्राइवेट स्कूलों से आके सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। और ये स्टेज पे इमरान खान साहब कई जलसों में ये बात करते थे और मैं चीखता था, चैलेंज देता था कि अगर मुझे कोई 1000 स्टूडेंट भी बता दे तो मैं सहाफ़त छोड़ने को तैयार हूँ। अच्छा। लेकिन उस वक़्त चूँकि ये गुबार था और तब्दीली बहर सूरत लाना मकसूद था, तो उस तरह की चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी जाती थी। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि मेरे आज भी वो कॉलम उठा लें, मैंने उसमें ये लिखा था कि पहले दोनों पार्टियों के लोगों की मीटिंग हुई कि मिलजुल के कुछ करते हैं, लेकिन जब बात नहीं हुई तो उस वक़्त फिर पीटीआई ने ये किया कि उन्होंने भी अरबपतियों को वो टिकट दिए। उनमें जिन लोगों को टिकट दिए गए थे तो कई अफराद ऐसे थे कि जिनका माजी में ज़ाहिर है फिर बेनिफिशरी रही है ये हुकूमत भी उस वक्त बेनिफिशरी रही है। फिर मैंने उस वक़्त ये लिखा था कि मीटिंग हुई वज़ीर आला हाउस में एमपीएस की और उन्हें कहा गया कि जो लोग अगर हम इधर वोट देंगे तो उनको न सिर्फ ये कि अपने हमारे जो कैंडिडेट है वो पैसे भी देंगे, सही, और हम तरक्याती स्कीमें भी देंगे, लेकिन अगर जिन लोगों ने ना दिए तो उनको ये धमकी दी गई थी कि इस असम्बली के अंदर खुफिया कैमरे लगे होंगे और मैं फिर उन लोगों के साथ ये करूँगा। अब उसमें ये हुआ कि कुछ लोग, और ये मैं लिख चुका हूँ उस वक़्त, कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट से भी पैसे लिए, लेकिन चूंकि दूसरी तरफ से ऑफर ज्यादा थी तो उसके बावजूद उन्होंने वोट उधर इस्तेमाल किया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने पीपल्स पार्टी से पैसे लिए लेकिन फिर अपनी हुकूमत के खौफ से उन्होंने वोट यहाँ पे कास्ट किया। और सारे जो आप देखें आफ्ताब शेरपाव साहब की पार्टी के, उनके कम बेश उनके बेटे और 1-2 बंदों के सिवा बाकी सारे लोग खरीदे गए। इसी तरह जेयूआई के लोग भी खरीदे गए। अच्छा, इन्होंने फिर एक और काम भी किया था, ये तो सिर्फ ये नहीं है। हाँ। ये मैं उस वक़्त ये भी लिख चुका हूँ कि लोगों को पाबंद बनाया गया था कि मसलन जब पीटीआई का पहला कैंडिडेट वोट डालने के लिए गया तो उनको ये कहा गया था कि आप खाली कागज़ उधर डालें और अपना बैलेट पेपर बाहर ले आएँ। वो अपना बैलेट पेपर बाहर ले आता था
और उनको दिखाता, और जो दूसरे नंबर पे जाने वाला बंदा होता वो जाके उनका बैलेट कास्ट करता और अपना बैलेट वापस लाता। तो कोई ऐसी चीज नहीं रही थी कि जो दूसरी पार्टियां करती रही जो उस इलेक्शन में पीटीआई ने नहीं किया। अच्छा, फिर एक इंटरेस्टिंग चीज और कि सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त फाटा में हुई थी ना। फाटा के सारे लोग पैसों सबसे महंगा वोट ही वहां बिका है। अच्छा, तो फाटा के जितने भी लोग थे वो इस वक्त पीटीआई के साथ बैठे हुए, उसमें एक शमीम अफरीदी के सिवा बाकी जितने हैं वो इमरान खान साहब के पास हैं। सही। फिर ये जो लोग, इसलिए मैं कहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले ये जो जमीरों के खरीदार इस वक्त सेनेट में बैठे हुए हैं, ये तो तय हर तरफ से बात साबित हो गई ना। सही। कि ये लोग मेंबरान को खरीद के जमीर खरीद पहले तो सेनेट से निकाल लेना। ठीक, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज़किया सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ है। सर बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि प्रोग्राम में हमने पहले भी बात की कि वफाकी हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफे का मामला है, इससे मुतालिक कोई फ़ैसला ना होने पर सरकारी मुलाजमीन ने आज पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया। और फिर जो सारा दिन मीडिया पे हम देखते रहे, जो रिपोर्ट होता रहा कि जब मुजाहिरीन डी चौक में लगाए गए कंटेनर्स अबूर करके पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने की उन्होंने कोशिश की तो पुलिस ने शदीद शेलिंग की। फिर उस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों की वजह से शाहराए दस्तूर पूरा दिन मैदान जंग बनी रही। इस्लामाबाद में ट्रैफिक बुरे तरीके से जैम रही। पुलिस की शेलिंग से मुतादिद जो मुलाजमीन थे वो बेहोश भी हुए। मुतादिद को पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया। पुलिस कहती है कि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के पथराव से 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। क्या माजरा है ये, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें तर्जुमान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन काशिफ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका। काशिफ साहब, ऐसा आज क्या मांग लिया आप लोगों ने, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई? इतनी ज़्यादा शेलिंग हुई, आंसू गैस की शेलिंग की गई, फिर पथराव हुआ, फिर लाठीचार्ज हुआ क्या आज के पुलिस इतना ज़्यादा बिफर गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निहायत दुख के साथ, निहायत अफसोस के साथ और बहुत गमजदगी के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि सरकारी मुलाजमीन ने तो सिर्फ ये मांगा कि महंगाई के तनासब से तनख्वाहों के अंदर इजाफा कर दिया जाए। सरकारी मुलाजमीन ने तो सिर्फ हम इतनी बात की कि इस गुज़िश्ता बजट के अंदर भी तनख्वाहों के अंदर इजाफा नहीं किया गया। और अब सरकारी मुलाजमीन जो गवर्नमेंट ने खुद कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी ने खुद ये हमारे टीम के साथ बैठकर इस बात पर इत्तफाक किया कि महंगाई के तनासब की वजह से तनख्वाहों में 40% इजाफा किया जाएगा। वफाकी वज़रा की उस टीम ने, लेकिन उसके बावजूद काबीना के अंदर वो मामला हल ना हो सका। नहीं तो हुकूमत 25% करने पर तो राजी हुई ना, 25% तो मिल रहा है ना आप लोगों को। देखिए, वो 24% की उन्होंने 40% पर एग्री करके और फिर काबीना में जाकर कहा कि नहीं 24%, वो भी सिर्फ 16वें स्केल तक। बुनियादी मसला ये है, देखें कि सब जो मुलाजमीन है, आप देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को, सुई गैस की कीमतों को, बिजली की कीमतों को, आलू, टमाटर, प्याज, घी, चीनी, किसी भी चीज़ की कीमत को उठा लीजिए और फिर सरकारी मुलाजम की तनख्वाहों को भी देख लीजिए। आए रोज होने वाली महंगाई के नतीजे में अब मुलाजम अपने घरों के अंदर फाकों पर मजबूर हो चुके हैं। वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते। और फिर हम कर क्या रहे थे कि मुलाजमीन सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे अपने जायज हकूक के लिए। जनाब वज़ीर आज़म हुकूमती नुमाइंदा कोई बातचीत के लिए नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि आप लोग जो एहतजाज को ख़त्म कर दें, आपसे हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, आज तो इस तरह से बेरहमाना तशद्दुद किया गया, इतना जुल्म किया गया, हमारे एक बड़ी तादाद में मुलाजमीन उसके अंदर जख्मी हुए और हम तो
पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ना किसी मुलाजिम के हाथ में कोई डंडा ना कोई पत्थर, ये तो कलम से काम करने वाले लोग हैं। और फिर वो लोग हैं कि जिनकी वजह से रियासत का पूरा निजाम चलता है, इन्हीं मुलाजमीन की वजह से तो ये रियासत की पूरा सिस्टम चल रहा है। और वो सेक्रेटरीट के मुलाजमीन वो दीगर, लेकिन आज इल्जाम ये भी लग रहा है कि कुछ सियासी जमातें सपोर्ट कर रही हैं, कुछ सियासी जमातों के लोग भी शामिल हैं। और शेख रशीद साहब ने तो ये कह दिया कि अगर कोई सियासी जमात इनके पीछे ये सपोर्ट कर रही है ना, तो इसका नुकसान आप लोगों को होगा, सरकारी मुलाजिमीन को होगा। मैं वाज़े तौर पर यह बात कहूं कि कोई सियासी जमात इसके अंदर शामिल नहीं, ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है। वो मुलाजमीन कि जो हुकूमत के कहने पर काम करते हैं, जो इस रियासत की खिदमत करते हैं, ये उनका एहतजाज है। हमारा कोई सियासी एजेंडा और कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। हम तो अपने हक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, मेडिकल अलाउंस में इजाफा किया जाए, यूटिलिटी अलाउंस के अंदर इजाफा किया जाए, कन्वेंस अलाउंस में महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए, एडहाक मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। ये जो परवेज खटक ने आज कहा है कि सरकारी मुलाजमीन को हुकूमत जो है ना, ये अपनी तरफ से जो स्पेशल अलाउंस है ना, इसके जरिए जून तक रिलीफ देना चाहती है। ये कहा है उन्होंने आज। देखिए, आज भी अभी हमने देखा टीवी चैनल्स पर यह कहा गया और परवेज खटक साहब ने भी ये बात कही कि वजीर आजम साहब इस मामले को हल करना चाहते हैं और मुलाजमीन को रिलीफ देना चाहते हैं। हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये बात कहना चाहूंगा कि निहत्ते सरकारी मुलाजमीन पर हजारों की तादाद में आंसू गैस के शेल चलाना, लाठियां मारना, पथराव करना, उनको जख्मी करना, गिरफ्तारियां करना, क्या ये इंसाफ है? क्या रियासत इन सरकारी मुलाजमीन को ये रिलीफ दे रही है? क्यों आखिर ये तशद्दुद किया गया? क्यों शहर इक़्तिदार को आज वैसे तो बर्बरियत का निशाना बनाया गया? हमारे मुतअद्दिद साथी जख्मी हैं। कितने साथियों को गिरफ्तार किया है आज? कितने लोग गिरफ्तार हुए आज? 150 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन इस वक्त गिरफ्तार हैं। मुतअद्दिद के बारे में अभी तक कोई पता नहीं कि वो कहाँ पर है। अच्छा, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कोई रिहा भी नहीं हुआ? अभी किसी को रिहा भी नहीं किया? नहीं हुआ। हमारे सरकारी मुलाजमीन का इस वक्त यही मुतालबा है कि हमारे तमाम गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा किया जाए। देखें, और हमारे ऐसा नहीं है कि वफाकी हुकूमत तनख्वाहें बढ़ाने को तैयार नहीं है, वो तैयार हैं। अभी मसला सिर्फ परसेंटेज का है। आप लोग चाह रहे हैं कि 40% जो आप लोगों की बेसिक सैलरी है उसमें जो है ना वो बढ़ना चाहिए, हुकूमत 25% करना चाहती है। तो मामलात इतने ख़राब होने नहीं चाहिए थे। हुकूमत बिल्कुल भी इनकारी नहीं है। बात यह है कि कुछ परसेंटेज का मामला, इसको बातचीत के जरिए मुज़ाकरात से हल किया जा सकता है। हमने मुलाजमीन के नुमाइंदों ने तो बातचीत के जरिए ही हुकूमत की बात को माना, 40% पर एग्री किया। जो परवेज खटक साहब, अली मोहम्मद साहब, वफाकी वज़रा की कमेटी थी, उन्होंने खुद, हम तो महंगाई के तनासब से इससे ज्यादा का इजाफा चाहते थे, लेकिन आप देखिए कि वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि 2 लाख तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता। अगर वजीर आजम साहब का गुजारा नहीं होता तो मैं आपकी चैनल की वसातत से यह बात पूछना चाहता हूँ कि छोटा सरकारी मुलाजम वो इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा करे? मैं आपसे ये कि आप एक घर बनाकर दीजिए कि कैसे वो मुलाजम अपने माहाना अखराजात को चलाए। बिल्कुल सही। इस पर बातों की नौबत है, इसलिए इस मसले का हल निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तर्जुमान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन काजी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।